वर द रीजंस दैट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देखो तो हमें क्या बोलना है, प्रीकर्सर मतलब हमें कंडीशन समझनी। वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? 1914 से 18 तक हुआ था। तो इसके पहले की कैसी क्या कंडीशंस, हमने क्या देखा था लास्ट कि 1870 तक इटली यूनाइट हो गया था। हमने एशिया में देख लिया था भाई, चाइनीज रेवोल्यूशन अच्छे से देख लिया था। यूरोप में कैसी कंडीशन चल रही थी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया, ये कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग नेशंस आके खड़ी हो गई थी। इसके पूरे कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर के एकदम एंड में हमने देख लिया था। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर का माहौल बनना शुरू क्या क्यों हुआ। मैंने आपसे आप लोगों से क्या बोला था कि थोड़ा सा मतलब ग्रुप में मैंने मैसेज किया था कि ईस्टर्न यूरोप का मैप देख के आना। ईस्टर्न यूरोप में देखो कुछ कुछ कंट्रीज आती है, जैसे कि आपकी कौन सी आ गई, बल्कन पेनिनसुला। बल्कन पेनिनसुला, एक मिनट में लिख देता हूँ, बल्कन बल्कन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है, आप लोगों ने मैप में देखा होगा। बोस्निया, हर्जगोविनिया, ठीक है, क्रोएशिया, इस तरीके की 13-14 कंट्रीज आती थी उस टाइम पे। एंड दीज कंट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर कौन से एरिया का था? टर्की, जिसका ये मुस्लिम जो इतने भी रूल्स वगैरह हुआ करते थे वहां का ये टॉप मोस्ट हेड हुआ करता था, एंड इट वाज रूल्ड बाय खलीफा। अब क्या हुआ था, देखो बल्कन्स के जो कंट्रीज वगैरह थे, ठीक है, इसमें सारी कंट्रीज आपके ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जगोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, इस तरीके की कंट्रीज थी। इन सब की एथनिसिटी क्या थी? स्लाव्स। स्लाव्स, स्लाव्स थे। एंड दीज वर कंट्रोल्ड बाय, देखो ये मिक्सचर थे क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स के, एंड दे वर कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर वाज मुस्लिम कंट्री। ठीक है, अब ये बहुत टाइम से कोशिश करे जा रहे थे ईस्टर्न यूरोप जो स्लाव नेशंस वगैरह थे, बल्कन नेशंस वगैरह थे, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। अब देखो क्या हो गया था, टर्की में ऐसे कुछ रीजंस वगैरह हो गए थे, जैसे यंग टर्क करके एक मूवमेंट हुआ था, मैं बाद में बताऊंगा यंग टर्क करके मूवमेंट हुआ। उसके वजह से आपका ये ओटोमन एम्पायर वीक हो लगा था। कब से? बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी से, 1820-30 से ओटोमन एम्पायर वीक होने लगा था। अब ओटोमन एम्पायर वीक होने लगा था, तो धीरे धीरे जो ओटोमन का जो बल्कन पेनिनसुला पे होल्ड था, ओटोमन एम्पायर का जो बल्कन पेनिनसुला पे होल्ड था, वो होल्ड धीरे धीरे क्या होने लगा, वीक होने लगा। तो इस बल्कन पेनिनसुला पे किसकी आंखें पड़ी सबसे पहले? इस पे आंखें पड़ी आपकी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियंस की। यूरोपियंस में कौन कौन आ जाएंगे आपके? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब। ये लोग चाहते थे कि भाई बल्कन पेनिनसुला में हम लोगों का पावर आ जाए, हम लोग का पावर आ जाए। तो ये क्या करने लगे, टर्की को प्रोवोक करने लगे, मतलब टर्की के अगेंस्ट वॉर वगैरह लीड करवाने लगे। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि एक एक्चुअली में बल्कन एरियाज को भी कॉलोनी बनाना चाहते थे, कॉलोनी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये सारे कंडीशंस वगैरह चल रहे थे। अब इन द मीन वाइल बल्कन नेशंस में भी क्या लगा कि भाई जो स्लाव पीपल वगैरह थे उनको लगा कि यार हम इनके चक्कर में क्यों पड़े, हमें क्या करना है, खुद को लिबरेट करवाना। ठीक है, खुद को लिबरेट करवाना। तो स्लाव इन स्लाव्स नेशन में फर्स्ट कंट्री जो फ्री हुई वो थी सर्बिया। सर्बिया, एंड सर्बिया क्या चाहती थी? ग्रेटर स्लाव नेशन। मतलब ग्रेटर स्लाव नेशन का मीनिंग क्या था कि ऑल ओवर यूरोप में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया हंगरी, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया हंगरी, ये क्या चाहते थे कि सारे जो स्लाव एथनिसिटी वाले हैं उनका एक ग्रेटर वो सब साइबेरिया में मर्ज हो जाए, एक बड़ा स्लाव कंट्री बन जाए और ये भी कॉलोनीज बनाए। अब यहाँ पे क्या हो गया, सर्बिया को कौन सपोर्ट दे, देखो ध्यान से एक एक चीज समझना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप लोगों को नोट करने का टाइम मिले। ठीक है, इन स्लाव्स नेशन से पहली कंट्री जो इंडिपेंडेंट होगी ओटोमन एम्पायर से, वो थी सर्बिया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, सर्बिया क्या चाहता था, ग्रेटर स्लाव नेशन बनाना चाहता था। तो ये ओटोमन अंपायर के अंदर दो कंट्रीज थे, बोस्निया हर्जगोविनिया। बोस्निया हर्जगोविनिया को ओटोमन अंपायर से रिलीव करा के ये लोग सर्बिया में मर्ज करना चाहते थे। और इसी चीज के लिए सर्बिया को कौन सपोर्ट कर रहा था, रशिया। रशिया सपोर्टेड सर्बिया। पर इन द मीनवाइल क्या हुआ, इन द मीनवाइल क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, देखो एक मिनट से पहले मिटाऊं मैं, इन द मीनवाइल क्या हुआ, रशिया सपोर्ट कर रहा था सर्बिया में कि भाई ग्रेटर स्लाव नेशन बन जाए। इन द मीनवाइल क्या हो गया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एनेक्स्ड बोस्निया हर्जगोविनिया। ठीक है, बोस्निया हर्जगोविनिया को एक तरीके से क्या किया, एनेक्स कर लिया। अब जैसे ही बोस्निया हर्जगोविना को एनेक्स कर लिया, तो इसके वजह से क्या होने लगा, सर्बिया विद द सपोर्ट ऑफ अदर स्लाव पीपल एंड ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में वॉर लाइक कंडीशंस बनने लगी। ठीक है, देखो ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जगोविना को एनेक्स कर लिया, तो ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया, ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया में वॉर लाइक कंडीशंस बनने लगी। कहां पे, 1912 तक के आसपास, 1912 के आसपास वॉर लाइक कंडीशंस बनने लगी। सर्बिया को कौन सपोर्ट कर रहा था रशिया, और ऑस्ट्रिया को कौन सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी। ठीक है, ऑस्ट्रिया वाज सपोर्टेड बाय जर्मनी। अब क्या किया ऑस्ट्रिया ने, साथ ही साथ यहां पे क्या किया, दे डिफीटेड ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर को बहुत तरीके से इन्होंने क्या किया, बल्कन से हटा दिया। ओटोमन अंपायर को जैसे डिफीट किया, तो एक और कंट्री थी अल्बेनिया, एक और कंट्री थी अल्बेनिया, वो इंडिपेंडेंट हो गई। अल्बेनिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और सर्बिया अल्बेनिया को अपने अंदर मर्ज करना चाहता था। सर्बिया क्या चाहता था कि भाई देखो, अल्बेनिया भी स्लाव पॉपुलेशन था, तो क्या चाहता था कि सर्बिया अल्बेनिया को मर्ज करना चाहता था ओटोमन से हटा के। ओटोमन वाज अर्लियर अंडर, सॉरी, अल्बेनिया वाज अर्लियर अंडर ओटोमन अंपायर। ऑस्ट्रिया ने विद द हेल्प ऑफ जर्मनी क्या किया, ओटोमन को डिफीट कर दिया और अल्बेनिया को इंडिपेंडेंट करा दिया। इन द मीनवाइल सर्बिया क्या चाहता था कि अल्बेनिया हमारे अंदर आए। तो इसके वजह से क्या हो गया, 1912 और 1913 में बल्कन वॉर शुरू हो गए ऑस्ट्रिया सर्बिया के बीच में। ठीक है, छोटे छोटे नेशंस आपस में, मतलब ये जो बल्कन पेनिनसुला वाला जो पूरा एरिया था, दैट बिकेम वेरी वेरी एक्सप्लोसिव। अब देखो एक नया क्वेश्चन आया जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न क्वेश्चन। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने आपको बल्कन पेनिनसुला की पूरी केस स्टडी बताई। अब आया ईस्टर्न क्वेश्चन। ईस्टर्न क्वेश्चन, अब ईस्टर्न क्वेश्चन क्या बोलने लगा, ईस्टर्न क्वेश्चन में क्या हुआ, ईस्टर्न क्वेश्चन में देखो बल्कन पेनिनसुला छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, मतलब नो फॉर्मल पावर हुआ बल्कन पेनिनसुला। तो ईस्टर्न क्वेश्चंस में जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, लाइक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, दे ऑल वर इंटरेस्टेड, they all were interested to capture Balkan Peninsula. So therefore, who is going to rule over, who is gonna rule over ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, इस वजह से क्या वेस्टर्न यूरोप में स्ट्रगल शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर्न क्वेश्चन, इसको बोला जाता है ईस्टर्न क्वेश्चन, ईस्टर्न क्वेश्चन। हाँ, ओटोमन अंपायर देखो हारने लगा। ओटोमन अंपायर वाज ओरिजिनली टर्की था, पर टर्की से इसने पूरे बल्कन पेनिनसुला को कंट्रोल करके रखा था। अब क्या किया, ऑस्ट्रिया ने ओटोमन अंपायर को हरा दिया, ओटोमन अंपायर के अंदर ही रिवोल्ट शुरू हो गया। मैं आगे बताऊंगा जब टर्की
टर्किश रेवोल्यूशन बताऊंगा तब बताऊंगा ओटोमन एम्पायर क्यों टूटने लगा। ओटोमन एम्पायर एक्चुअली में 1450 से या फिर उसके भी पहले से आपके यहाँ पे रूल किया करता था टर्की के ऊपर। तो ये टर्की से फैलते 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 कहाँ पे, पूरे बल्कन पेनिनसुला पे आ गया। अब जैसे ही बल्कन पेनिनसुला में स्लैव नेशनलिज्म शुरू हुआ तो यूरोपियन जो कंट्रीज वगैरह थे जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ये लोग प्रोवोक करने लगे कि भाई ओटोमन हट जाए, हम यहाँ पे कॉलोनीज बना ले। तो यही ईस्टर्न क्वेश्चन बन गया था कि देखो ऑस्ट्रिया ने तो हरा दिया ओटोमन को, ओटोमन को हरा दिया तो ये बल्कन नेशंस वीक होने लगे। तो ये लोग आपस में लड़ने लगे, यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, की हम बल्कन कंट्रीज पे रूल करेंगे, हम बल्कन कंट्रीज पे रूल करेंगे। तो इस वजह से एक राइज हो गया ईस्टर्न क्वेश्चन। इसी बीच कौन था, सर्बिया। सर्बिया क्या चाहता था कि ग्रेटेस्ट स्लाव नेशंस को इकट्ठा करके रखना चाहता था, और सर्बिया को कौन सपोर्ट कर रहा था, रशिया। ये था पूरा ऑल अबाउट इन द बिगनिंग, मतलब एक तरीके से सिचुएशन बनने लगी यूरोप में। अब तो ईस्टर्न क्वेश्चन की वजह से क्या होने लगा, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इनके बीच में आपस में ही खटास आने लगी। यहां तक होपफुली बात समझ में आई सबको, आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ईस्टर्न क्वेश्चन बन गया। अब ईस्टर्न क्वेश्चन के तुरंत बाद क्या हुआ कि यूरोप में अलायंसेस बनने लगे, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस इन यूरोप। यूरोप में अलायंसेस बनने लगे, दो अलायंस बने, ठीक है, दो बड़े बड़े अलायंस बने। एक अलायंस था जिसका नाम था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन थे, ट्रिपल अलायंस में थे आपके ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये एक ही कंट्री हुआ करती थी उस टाइम पे, जर्मनी एंड इटली। ये बन गया ट्रिपल अलायंस। इन लोगों ने बोला कि भाई हम अपनी कॉलोनीज बनाएंगे वर्ल्ड में, और ये चाहते थे ईस्टर्न कंट्रीज बल्कन में रूल करना। और अगला अलायंस जो बना वो था आपका ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल ट्रिपल एंटिटी। अब ट्रिपल एंटिटी में क्या होने लगा, कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। और रशिया जिस तरफ तो साइबेरिया भी उसी तरफ, स्लाव नेशंस भी इस तरफ हो गए, ठीक है। ये एक तरीके से अलायंस बनने लग गए। बात समझ में आ रही है? ये मतलब यूरोप में क्या हो गया, सिर्फ कॉलोनीज के बेसिस पे, और ये क्या आपस में मिलिटराइजेशन करने लगे। तो देखो धीरे 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 माहौल बनने लगा वर्ल्ड वॉर का। ये आपका कब हो रहा था, 1912 1911 के आसपास इस तरीके के अलायंसेस बनने लगे, और एक दूसरे में बहुत टेंशन का माहौल होने लग गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने लगे, अलग टाइप के टेंशंस आने लगे, अलग टाइप के टेंशंस आने लगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल टेंशंस। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना अच्छे से, सोशल टेंशंस क्या हैं, किस तरीके के हैं। सोशल टेंशंस, अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया, तो उसके वजह से क्या होने लगा, स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी आया। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी आया मतलब कि वर्कर्स आपस में ट्रेड यूनियंस बनाने लगे, वो ट्रेड यूनियंस बनाने लगे, दे डिसाइडेड कि भाई लेबर लॉज वगैरह होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, लेबर लॉज होना चाहिए, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज होना चाहिए, ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए, चाइल्ड लेबर्स नहीं होने लगे। एंड देखो एक्चुअली वॉर क्यों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे वॉर क्यों लड़ा जा रहा था, कैपिटलिज्म वाज द सोल रीजन ऑफ वॉर। कैपिटलिज्म क्या कर रहे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये गवर्नमेंट्स वगैरह क्या कर रही थी, एक दूसरे की कॉलोनीज बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, वॉर एक दूसरे के अगेंस्ट में, मतलब एक दूसरे के साथ अलायंसेस बना रहे थे। तो इसका अपोजिशन क्या किया, जो सोशलिस्ट वर्कर्स थे, सोशलिस्ट वर्कर्स ने इसका अपोजिशन किया, कि बोला कि भाई वाई शुड बी अ बेट टू इवल्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो इनने क्या किया कि
धीरे 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 लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि भाई हम वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे, वॉर करेंगे तो देखो इन लोगों का क्या है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इन लोगों को तो भाई फायदा ही होगा। वॉर से देखो हमेशा बिजनेसमैन लोगों को फायदा क्यों रहता है, क्योंकि भाई चीजें महंगी हो जाएगी, सामान और ज्यादा बिकने बिकने शुरू हो जाएंगे। पर एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा, आम आदमी, गरीब लेबर्स का। तो इनने क्या किया, वी वुड नॉट ज्वाइन एनी काइंड ऑफ वॉर, ठीक है, अलायंसेस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। पर यूरोप में क्या होने लगा, एक नया टर्म आ गया था, चौवेनिज्म। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म रहता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ चौवेनिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। तो ये लोग क्या, जो लोग वगैरह थे उनको लगने लगा भाई अब जर्मन रेस ज्यादा सुपीरियर है, अवर रेस इज बाउंड टू रूल ओवर फ्रांस, इटली। सेम इटली में भी आने लगा, सेम फ्रांस में भी आने लगे। तो सोशलिस्ट के एक तरीके से ये हेल्पलेस हो गए। सोशलिस्ट की आवाज कब सुनी गई प्रॉपर में, प्रॉपरली सोशलिज्म को प्रॉपर फुटेज कब मिला, 1917 में, जब क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ। इसके वाले सोशलिस्ट को, ये 1912 के आसपास की बात है, इनको बिल्कुल भी फुटेज नहीं दिया गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी वगैरह थे, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या देखा कि यूरोप की वॉर के पहले पहले ये कंडीशन हो रही थी, ठीक है, यूरोप की वॉर के पहले पहले ये कंडीशन हो रही थी कि भाई अलायंसेस वगैरह, एक हमने यहाँ तक क्या देख लिया, अलायंसेस वगैरह बनने लगे, अब सब तैयार हो गए थे आपस में लड़ने भिड़ने के लिए, ठीक है। मतलब एक तरीके का देखो, पूरा एक तरीके से बोलते हैं ना, हर जगह बारूद भर रहा था, बस एक चिंगारी की देरी थी। वो चिंगारी अभी अपन थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली कल वाली क्लास में देखने को मिलेगा, चिंगारी आज नहीं देखने को मिलेगा। एक ऐसा इवेंट हुआ कि सब आपस में भिड़ गए थे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि भाई चलो हमने यूरोप का पूरा देख लिया, क्या क्या कैसा क्या चल रहा है, ईस्टर्न क्वेश्चन। अब हमें केस स्टडी देखनी है, दूसरा बड़ा पावर कौन है अलग कॉन्टिनेंट में। तो ऑब्वियसली कौन सा नाम आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने क्या देखा, अमेरिकन सिविल वॉर 1865 तक कंप्लीट हो गया था और अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। अब क्या होने लगा था, अमेरिकन भी क्या करने लगे थे, धीरे धीरे अपने पावर को एक्सपैंड करने लगे थे। अमेरिका भी बहुत जगह कॉलोनीज बनाने लगे। अब देखो अमेरिका का राइज हम कैसे देखेंगे कि 1900 तक वर्ल्ड का जो 1/3 स्टील प्रोडक्शन है, स्टील प्रोडक्शन, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय यूएसए। और ये धीरे धीरे कुछ आइलैंड्स पे कॉलोनीज बनाने लगे। सबसे पहले कौन सा आइलैंड पे कॉलोनी बनाने लगे, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड जो 58 स्टेट ऑफ यूरोप, मतलब आपका क्या था, 58 स्टेट ऑफ अमेरिका है। फिर क्या, ये स्पेन के साथ वॉर किया, तो स्पेन से इसने क्या छीन लिया, क्यूबा, पोर्टो रिको, पीयू या पोर्टो रिको, क्यूबा, पोर्टो रिको, ये सब सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। और स्पेन से इन्हें क्या छीन लिया, फिलीपींस, अपने यहाँ पे पैसिफिक ओशन पे, इंडिया के पास ही है, ठीक है। इस तरीके से यूएस भी बढ़ने लगी। अब यूएसए ने डॉक्ट्रिन बनाया। देखो यूएसए के नीचे जब देखो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे सोल सबसे बड़ी पावर यूएसए बन गई। यूएसए ने एक डॉक्ट्रिन बनाया फॉर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के लिए एक डॉक्ट्रिन बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, मोनरो डॉक्ट्रिन। साउथ अमेरिका के लिए डॉक्ट्रिन बनाया, मोनरो डॉक्ट्रिन। ये देखो इसमें क्या बोला कि अगर कोई भी वेस्टर्न यूरोपियन नेशन, what this Monroe Doctrine said, if any if any Western European nation intervenes in the matter of South America, intervenes in the matter of South American continent, USA would retaliate with aggression। मतलब कि अगर कोई भी वेस्टर्न नेशन जैसे कि स्पेन, फ्रांस, ये सब लैटिन अमेरिका, आपके साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिका में आते थे, लैटिन अमेरिका वगैरह में अगर किसी ने कॉलोनी बनाने की कोशिश की, वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, तो उसके उस कंट्री के अगेंस्ट यूएसए मिलिट्री पावर के थ्रू रिटेलिएट करेगा। देखो यही था कि if any western european country intervenes in the internal matter of Latin America, USA USA will retaliate. USA will retaliate with aggression.
ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये यूरोपियन नेशंस के साथ कन्फ्रंटेशन में आ गया। साथ ही साथ क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था, चाइनीज रेवोल्यूशन और बॉक्सर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे बॉक्सर्स के अगेंस्ट में जो इन लोगों ने डिसीजन लिया था, हमने क्या बोला था बॉक्सर्स के अगेंस्ट में जिसने रिटेलिएशन किया था, मेन कौन कौन सी कंट्रीज थी, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। यहाँ पे यूएसए को इंक्लूड नहीं किया गया था। अरे माइक बंद करो। यहाँ पे यूएसए को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इस वजह से क्या हो गया, यूएसए ने एक पॉलिसी निकाला जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी फॉर चाइना। क्या बोला कि जैसे जो भी कंट्रीज जिनको यूरोपियन से इंक्लूड नहीं किया था, बाकी के दूसरे कंट्रीज को इनवाइट किया यूएसए ने, एंड इनने बोला कि हम अपने तरीके से सॉल्व करें, सोल्यूशन देंगे और यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं मानेंगे। ओपन डोर पॉलिसी में बेसिकली यूएसए ने चाइना के मतलब चाइनीज रेवोल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए अदर कंट्रीज को भी इनवाइट किया था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए को इन्वॉल्व नहीं किया था। तो इसी के वजह से क्या हो गया, 1904 में क्या हुआ, यूएसए और जापान के बीच में एक सीक्रेट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। सीक्रेट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू प्रोमोट colonialism and capitalism, to promote colonialism and capitalism। तो ऐसे देखो यूएस भी अब आने लगा कॉलोनी बना बना के कन्फ्रंटेशन में, यूएस भी अपने मिलिट्री पावर को रेस करने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। अब यहाँ पे एक और बड़ी कंट्री बैठी थी, जो भी जो भी जो साथ ही साथ एक बहुत कॉलोनियल एम्बिशंस रखती थी, बहुत कॉलोनियल एम्बिशंस रखती थी, और वो चाहती थी कि भाई कुछ भी हो जाए, यूरोपियन नेशंस वगैरह को एशिया का माल लूटने को नहीं मिले। दैट कंट्री वाज जापान। एशिया में इकलौती ऐसी कंट्री थी जो यूरोपियंस को एक तरीके से टक्कर दे सकती है। अब देखो जापान का जो प्रीवियस 200 ईयर्स से रूल कौन करते थे, उनको हम क्या बोलते थे, मिलिट्री जनरल्स बोलते थे। मिलिट्री जनरल्स को कॉल्ड है शोगन्स। शोगन्स रूल्ड जापान फ्रॉम 200 ईयर्स। अब 1868 में रूल ऑफ शोगन्स वर, शोगन रूल वाज एंडेड। शोगन रूल को एंड कर दिया गया और मोनार्की आ गई। मोनार्की आ गई और कौन सा डायनेस्टी आ गई यहाँ पे, मेजीज डायनेस्टी, MEIJI, मेजीज डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। अब क्या लगा, देखो मेजी डायनेस्टी ने क्या किया, मेजी डायनेस्टी ने क्या किया, इनको क्या लगा भाई यूरोप में हो रहा है हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसके रिटेलिएशन में, इन फियर ऑफ कि उनको देखो जापानीज को ये डर था कि यूरोप्स कॉलोनीज बना रही है, वो हमारे एशिया के कॉलोनीज को कैप्चर ना कर ले, हमारे एशिया की कॉलोनीज पे लूटपाट ना मचा ले। तो इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जापान ने भी रिटेलिएटरी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। रिटेलिएटरी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। किस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, पोस्टल सर्विस, रेलवे, स्टीम पावर्ड शिपिंग, पोस्टल सर्विस, रेलवे, स्टीम पावर शिपिंग। फिर ये किस पे फोकस करने लगे, मास एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर सिविलियंस, मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर सिविलियंस। ठीक है, और इस वजह से क्या हो गया, जापान में नेशनलिज्म आने लग गया। अब देखो इंडस्ट्रीज वगैरह बनने लगी, ये रेलवेज वगैरह, इसके वजह से तो कैपिटलिस्टिक क्लास भी स्ट्रांगली आने लगे। और कैपिटलिस्टिक क्लास आने लगे तो 1889 में, 1889 में क्या हो गया, नेम से एक पूरी तरीके से मोनार्की नहीं रह पाई, तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री डाइट बना दिया गया, पार्लियामेंट्री डाइट। ठीक है, और रियल पावर किसके पास आ गई, मिलिट्री। मतलब किंग के पास से 1889 से पावर लेके रियल पावर किसके पास आ गई, मिलिट्री। अब देखो
रियल पावर्स मिलिट्री के पास आ गई, यहाँ पे हेवी हैंड कैपिटलिज्म चल रहा था। अब ये कैपिटलिस्टिक किसको मतलब अपना पैसा कहाँ से निकाल रहे थे? हेवी टैक्सेशन ऑन पीजेंट्री क्लास। व्हाट कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट डिड? हेवी टैक्सेशन ऑन पीजेंट्री क्लास। पीजेंट्री के ऊपर हेवी टैक्सेशन, हेवी टैक्सेशन पीजेंट्री, हेवी टैक्स, हेवी टैक्सेशन शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या होने लगा कि पीजेंट्री की हालत बहुत खराब होने लगी, वर्कर्स की हालत खूब खराब होने लगी। सिर्फ यहाँ पे जैसे नॉर्थ कोरिया है ना अभी, वैसा कुछ रूल जापान में बनने लग गया। अब जापान ने जैसे ही खुद को स्ट्रॉन्ग किया, इनने क्या किया 1895 में, 1895 में दे अटैक्ड चाइना, दे अटैक चाइना और फॉर्मोसा, फॉर्मोसा आज के नाम से हम ताइवान मानते हैं इसे, ताइवान को जापान ने एनेक्स कर लिया। फिर सखलैन आइलैंड्स थे, सखलैन आइलैंड्स, इसमें रशिया के साथ भी वॉर लड़ा जापान और रशिया को डिफीट कर दिया। ठीक है, रशिया को भी डिफीट कर दिया 1904 में, 1904 में रशिया को भी हरा दिया। मान लो कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो गई थी जापान। येलो रेस बहुत एग्रेसिव होता है। फिर साथ ही साथ चाइना पे भी अटैक करके जो मंचूरियन रीजन था उसको भी एनेक्स कर लिया। ये चाइनीज इतना जापानी से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि आज से 100 सवा 100 साल पहले जापानीज ने चाइना की बैंड बजा के रखी थी, हालत खराब करके रखी थी चाइना की। और इसी के साथ क्या होने लगा, ये भी यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के साथ क्या करने लगा, धीरे धीरे कॉलोनाइजेशन में मैचअप होने लगा। मतलब देखो कौन कौन से बड़े पावर आ गए। यूरोप की 4 5 5 6 कंट्रीज देखे हमने, यूएसए देखा, जापान देखा। बाकी इंडिया वगैरह में तो आपको पता ही इस टाइम पे क्या चल रहा था, कितनी बुरी हालत थी। इसी के साथ हम अदर कंट्रीज वगैरह भी देख लेते हैं, कहाँ पे कैसी क्या कंडीशन चल रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के पहले। देखो एक बार कंडीशन समझ में आ गई तो आपको देखो रीजन समझ में आ गया होगा कि इकलौता रीजन क्या था, कैपिटलिज्म, मर्केंटलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, दिस वाज द रीजन। अब हम देखते हैं कि आपका अदर कंट्रीज वगैरह में क्या क्या मतलब मेन चीजें वगैरह थी, अदर कंट्रीज वगैरह में क्या क्या चीजें वगैरह थी, है ना। तो टाइम कितना बचा अपने पास, ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अपन क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर अभी मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, वापस से कनेक्ट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर से अपन रिकनेक्ट